विज्ञान आप सभी का सिविल गार्ड में स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बात करने वाले हैं कि लास्ट टाइम पे थोड़ा दिमाग में ये आता है यार क्या ही पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। बहुत से लोग आपको गाइड करने वाले होते हैं, आपको लगता है ये चीज़ पढ़ लें ये चीज़ हो जाएगा। पर लास्ट टाइम पे आपको करना क्या होता है कि मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो आज बनाई थी, उसमें मैंने यही कहा था कि आप अभी तक जो करते आए हो पिछले पिछले 2 महीनों में आप जो तैयारी कर रहे हो या पिछले जितने महीनों से आप तैयारी कर रहे हो, तो आपने उसमें क्या किया है। जैसे कि होता क्या है कि अगर आप मान लो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो स्टार्टिंग के कुछ दिन तो आपके कोर्स को कंप्लीट करने में जाता है कि हमको ये चीज़ें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, हमको रीजनिंग में ये पढ़नी है या हमका सिलेबस में हिस्ट्री में ये पढ़ना है। मतलब ऐसे आपको सिलेबस कंप्लीट करना होता है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है आफ्टर बिफोर 2 मंथ, तो आपकी एक स्ट्रेटजी होती है, अब हमको ऐसे रिवाइज करना है, ये चीज़ें पढ़नी है। आपने कहीं से किसी सोर्स से आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट किया होगा, रीजनिंग को कहीं और से पढ़ा होगा, जीएस के लिए आपने कहीं और से पढ़ा होगा। और जीएस के अगर आपने नोट्स बनाए होंगे, रीजनिंग में आपने अपना कुछ नोट्स बनाया होगा, टेक्निकल में अपना कुछ नोट्स बनाया होगा, कुछ आपके शॉर्ट नोट्स होंगे। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपने ये जो सारी चीज़ें की हैं, इन्हीं ये 9, 10, 11 अक्टूबर के लिए ही किया हुआ है। ऐसा तो है नहीं आप अपनी शादी की प्रिपरेशन के में लगे थे, नहीं। ये आपका एसएससी जेईई का जो प्रिपरेशन था इसी के लिए आपने नोट्स बनाया है, अच्छे अच्छे अच्छों से पेनों से लिखा है और जो वहाँ पे नोट करके लिखाया गया होगा। तो ये लास्ट टाइम के जो 30 दिन होते हैं ना, इन्हीं के लिए होता है कि आपने जो किया है, आपने जो करते हुए आप आए हैं, उसी को आपको क्या करना होता है, रिवाइज करना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इतने दिन तक लगातार 3 महीने तक आपने कुछ और करते आए और लास्ट एग्ज़ाम के जब 1 महीना बचा तो कुछ और कर रहे हो, तो इससे क्या होता है कि आप ना तो जो 3 महीने काम किए वो तो आपका फ्रूटफुल होता है, ना ही आपने 1 महीना जो काम किया वो आपका फ्रूटफुल होता है। तो ओवरऑल आपका जो मार्क्स आता है वो आपका एवरेज में आता है। जस्ट आप या तो कट ऑफ क्वालिफाइड हो जाते हो या कट ऑफ से आप 1-2 नंबर कम रह जाते हो। तो आपको ये काम नहीं करना है। सबसे पहली बात, अपने आप को खुद देखना है कि हमने 3 महीना, आखिर एसएससी जेईई अक्टूबर में था तो इसके लिए हमारी कुछ प्री प्लानिंग थी। ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसे ही अंधेरे में ही अपना तीर चला रहे हो, नहीं। आपको पता था एग्ज़ाम डेट ये है, इसके लिए आपने डे बाई डे 1 से आपने काम करना शुरू कर, लगभग 2-3 महीने से आप काम कर रहे होगे, सिलेबस कंप्लीट किया होगा, उसके बाद आपने रिवाइज किया होगा, फिर आपने टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाया होगा। तो ये सारा काम करते हुए ऐसा तो नहीं आप यहाँ तक चले आपने कुछ नहीं किया है, ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं किया है वो तो अलग बात है, पर जो भाई हमारे करते हुए तैयारी आए हैं यहाँ तक करते करते, उनको तो एक पूरा उनके पास एक वो होगा ना, कहते नहीं कि अगर आप एक डॉट 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 मिलाओ तो एक लाइन बन जाती है। जैसे आप देखो पिछले महीने आपने क्या किया था, फिर इस महीने आपने क्या किया फिर इस महीने क्या किया था, और आप आज आकर के सितंबर में 9 सितंबर की तारीख को खड़े हो, दिन सैटरडे को, तो आपको ये तो पता है कि मैंने पिछले अगस्त में क्या किया, जुलाई में क्या किया, मई में क्या किया, जून में क्या किया, ठीक है। ओवरऑल हो सकता है कोई 2 महीने से तैयारी कर रहा हो, कोई हो सकता है जनवरी से स्टार्ट कर दिया हो, तो ये आपके पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। पर आपने जब से एसएससी जेईई के लिए सपना देख लिया कि हमको इस एग्ज़ाम को अक्टूबर में देना है, तो उसके लिए आपने हो सकता है जुलाई से काम करना शुरू कर दिया होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये जो 3 महीना आप काम करते हुए आए, इसी के लिए, इसी दिन के लिए तो करते हुए आए हो। ऐसा तो है नहीं कोई और आपका काम करना था, इसी एग्ज़ाम को आप फॉलो करते हो। तो अब आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ कोई बताएगा आप क्या करना है, कोई ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो वो जैसे मैं हूँ, मैं आपको जो बताऊँगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँगा, तो वो मेरे काम आएगा, आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या किया है। तो वैसे ही आपको देखना आपने क्या काम किया है, क्योंकि यहाँ पे आकर के बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे थे, मेरे पास मैसेज कर रहे थे भैया लोड नहीं ले पा रहे हैं, कैसे करें, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ से पढ़ें, एसएससी जेईई पीआईक्यू करें कि एसए पे काम करें, यूथ लगाएं, क्या करें, कुछ लोड नहीं ले पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार वीडियो आपको समझ पेश कर देता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए, जैसा मुझको भी लगता है। तो जो मुझको ऐसा प्रतीत होता था कि मतलब क्या किया जाए, तो मैंने उस बेस से आपको कुछ बातें बताने की कोशिश की है। आप समझ सकते हो कि आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं आप आज आप ही से तैयारी शुरू किए हो, कल आपका 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं है। आप 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना से कुछ न कुछ करते हुए चले आए हो। बस अब लास्ट टाइम पे क्या करना है, अगर आपने ये बातें हो गई जो करते चले आए हैं, अब कुछ ऐसे भी लोग होंगे भाई जॉब्स में होंगे या कहीं ऐसे चीज़ों में फंसे हुए थे कि अब वो तय नहीं कर पाए हैं, तो अब वो शुरू करना चाह रहे हैं 1.5 महीने से। तो उनके लिए बता देना चाहता हूँ एक बार और कि अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया है तो आपको एसएससी जेईई का पीआईक्यू पैटर्न को देखना होगा,
टेक्निकल के लिए। रीजनिंग के लिए भी इसका जो प्रीवियस ईयर पैटर्न था कैसे था उसको देखना होगा। एसजीएस के लिए भी आपको जो डिफरेंट एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, जीजीएल के जो जीएस के पेपर आते हैं या जेईई के खुद के आते हैं उनको देखना होगा। आपको पहले तो अपने प्रीवियस ईयर पैटर्न पे चलना होगा, क्योंकि 50 to 60% वहाँ से क्वेश्चन आता है एसएससी का ही। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन को देखा इसका आंसर ये होगा रीड कर लिया, नहीं। आपके पास आईएएस मास्टर की ये वाली बुक होनी चाहिए। आप देख रहे होंगे आईएएस मास्टर की ये वाली जो बुक है, इस बुक्स के अंदर आपको विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस बुक को फॉलो कर लेना है, इस बुक को कर लेना है। उसके बाद बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जो डिफरेंट एग्जाम में आ चुके हैं। तो उसके लिए अगर आपके पास कोई बुक्स है तो आप बुक्स को फॉलो कर सकते हो। जैसे कि बहुत से लोग एई की बुक को फॉलो करते हैं, पर उसमें होता है क्या कि लास्ट टाइम पे इतनी मोटी बुक्स देखकर आपके अंदर थोड़ा डर सा आ जाता है कि यार मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। हालांकि आप कर सकते हो, पर उसके लिए मैं बताऊँगा कि टेक्स्ट बुक सबसे अच्छा है, जहाँ पर आपको मात्र 239 या 299 के एप्लीकेशन मतलब आपको रिचार्ज कराने पर उसमें आपको पूरे 1 साल का मिल जाता है और डिफरेंस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन वहाँ मिल जाते हैं। तो आप वहाँ पे जा कर के बहुत सारे डिफरेंट एग्ज़ाम में कुछ जो क्वेश्चन आ चुके हैं वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने नॉलेज को बूस्ट अप कर सकते हो। क्योंकि लास्ट टाइम पे अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप सारी चीज़ें पढ़ रहे हो ये पूरा अच्छे से, नहीं, बस आपको क्वेश्चन के थ्रू ही करना होगा ताकि आपका बहुत ज़्यादा समय यूटिलाइज हो पाए और बहुत ज़्यादा चीज़ें आप सीख पाओ। क्योंकि आप मान लो कोई बुक्स उठाते हो, सपोज आप पढ़ने बैठते हो तो उस चैप्टर में उस पेज में मान लीजिए आपके पास उस चैप्टर 3 पेज हैं, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि उन तीनों पेज से सब क्वेश्चन आने वाला हो सकता ना भी आने वाला हो। पर आप जो क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर करते जाओगे तो वो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और टेक्स्ट बुक पर भी और जो मैं बुक्स बता रहा हूँ उस बुक्स के अंदर भी अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ रखा है कि इस मतलब एक्सप्लेनेशन अच्छे सा और भी चीज़ें आपको वहाँ सीखने को मिल जाएगी। तो आपको इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन आपका रिवाइज हो रहा है, प्लस आपको एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ देखने को मिल रही है। मतलब क्या होगा कि क्वेश्चन के थ्रू आपको अपने थ्योरी पर जाना है। ठीक है, इस हिसाब से आपको इस बार काम करना है। तो बाकी आप खुद समझदार हो कि लास्ट टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। और एक बात और ध्यान लिख लीजिए कि अगर अभी तक आपने कोई भी टेस्ट नहीं दिया है, कोई भी टेस्ट नहीं दिया है तो आप कल संडे है, एक टेस्ट लगाओ फुल लेंथ। इसलिए नहीं कि आपके नंबर 200 में से 180 आए, इसलिए कि आप 200 में से जो आपका 200 में 100 आपका क्वेश्चन टेक्निकल का है, इसमें आप कितना लाई कर पा रहे हो, या रीजनिंग है आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो, या जीएस आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो। इसलिए बस आपको अगर 100 भी टच कर रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर ये पहले से होता है मैं 150 नंबर लाऊंगा, और नंबर जब 90 नंबर आते हैं तो आपको टेस्ट दोबारा देने में घबराहट होती है, यार मेरे नंबर तो कम आ रहे हैं, मैं अब नहीं दूंगा क्योंकि मेरे नंबर ही कम आ रहे हैं। क्योंकि आपने सोच रखा है, आपने एक फोबिया बना दिया है, टेस्टोफोबिया जैसे होता है ना, हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगता है, वैसे आपने टेक्स्ट बुक का फोबिया बना लिया कि हमको टेस्ट नहीं देना, टेस्ट से हमको डर लगता है, मैं नंबर कम आते हैं। तो इसीलिए वो नंबर कम आते हैं क्योंकि आपने सोच रखा है कि हमको इतना नंबर लाना है, पर आपका नंबर कम आता है तो फिर दोबारा आप टेस्ट नहीं देते हो। तो इस बात को दिमाग से हटाओ, टेस्ट इसलिए दो क्योंकि अभी जब 4-5 दिन बचेगा ना तो बहुत से लोग मैसेज ये करेंगे कि पहले टेस्ट एग्ज़ाम में जब बैठें सर तो रीजनिंग करें कि जीएस करें कि टेक्निकल करें। तो वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उन्होंने कभी टेस्ट ही नहीं दिया है। भाई ये तो अब अलग अलग पर्सन वेरी करेगा ना, ये कहाँ से आएगा। जब आप टेस्ट दोगे, जब आप टेस्ट देते हो तो आपने सबसे पहले हो सकता है किसी ने रीजनिंग को स्टार्ट कर दिया, फिर आपके बाद जीएस किया, फिर टेक्निकल दिया। मान लीजिए अगर आपके पास 3 बंदे हैं, रोहन, मोहन, सोहन। अब रोहन आता है, उसको अंदर से बहुत ज़्यादा वो है कि मैं रीजनिंग में अच्छा कर लेता हूँ, तो वो रीजनिंग से स्टार्ट करेगा और 35 से 40 मिनट में रीजनिंग ख़त्म करके वो जा करके जीएस पे गिरेगा, 8 से 10 मिनट में जीएस ख़त्म कर देगा और टेक्निकल पे जाएगा तो 1 घंटा 10 मिनट के आसपास उसके बाद टाइम रहेगा, आराम से टेक्निकल करेगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन अगर छोटे होंगे कहीं रीजनिंग जीएस में, उसको आके कर लेगा। तो ये होता है पैटर्न एक व्यक्ति का। अगला व्यक्ति आएगा, उसको लगता है मेरा जीएस बहुत अच्छा है, जीएस मेरा बहुत स्ट्रांग है, वो जीएस से स्टार्ट करेगा, फिर आपके रीजनिंग पे जाएगा, फिर आपके टेक्निकल पे जाएगा, इस तरीके से। फिर एक व्यक्ति आता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, फला पर्सन है, इसका टेक्निकल इतना अच्छा है, इसको लगता है मैं टेक्निकल में काफ़ी बूस्टअप कर जाऊँगा, तो ये टेक्निकल स्टार्ट करता है और उसके बाद रीजनिंग पे जाता है, उसके बाद जीएस पे जाता है। तो ये अलग अलग पर्सन वेरी कर सकता है। तो ये जो आप क्वेश्चन लास्ट में पूछते हो किसी से कि भाई मैं पहले क्या अटेम्प्ट करूं, तो इसको दूर करने के लिए अभी वक्त है। 2 से 3 मॉक दे लो, 3 मॉक मिनिमम, 3 मॉक मिनिमम, 3 एफएलटी दो। इससे क्या होगा, एक बार आप रीजनिंग को चूज करके आगे प्रोसेस करो, एक बार जीएस को चूज करके आगे प्रोसेस करो, एक बार टेक्निकल को चूज करके आगे प्रोसेस करो। तो इससे क्या होगा, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि मेरा क्या मतलब क्या सही रहेगा, मेरा अटेम्प्ट किस तरीके से देंगे तो क्या सही रहेगा। तो बजाय दूसरे से पूछने की आप खुद एक्सपीरियंस करके ये काम पता कर सकते हो। बाकी मुझे ये डाउट लग रहा था बहुत ज़्यादा कि लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा जाए,
तो मैंने वो बता दिया, और कैसे मॉक टेस्ट देना होगा और एग्ज़ाम में हाल में कैसे करना होगा। बाकी और भी कुछ दिमाग में अगर बातें आएंगी तो उसको मैं आगे आपको प्रोसीड कर दूंगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।